कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। फिर चमन में फूल महके, दिल में फिर शम्मे जली, फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। बोलते आईने की इस खास एपिसोड में आप सब दोस्तों का एक बार बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। मैं हूं आपका मेज़बान सैमसन डेविड। दोस्तों, आपको मालूम है कि बोलते आईने की हर कड़ी को हम जुम्मे के रोज यानी शुक्रवार को या फ्राइडे को 7 बजे हम नश्र करते हैं एक भारी पर्सनालिटी सेलिब्रिटी को म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर वगैरह से। और गज़ब की बातें होती हैं, सुनने का एंटरटेनमेंट होता है और सीखने का भी मौका मिलता है। मैं आप सबसे गुजारिश सबसे पहले ये करना चाहूँगा कि यूथ, आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, कला जितने भी आप लोग हैं, आप सब दोस्त जो हैं, हमारे इस चैनल को जो कि बोलते आईने के नाम से है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की ये ख़ास एपिसोड जिसका नाम हमने रखा है जश्न बेगम अख्तर, क्वीन ऑफ गज़ल, जो कि मलिकाए गज़ल कहलाती है। बेगम अख्तर किसी भी तारों की मोहताज नहीं है। जितनी गज़ल की बड़ी बड़ी शख्सियात हुई हैं, उस पे आला दर्जे पर आपका नाम आता है। बेगम अख्तर जी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका ओरिजिनल नेम जो था, शुरुआती अख्तरी बाई था। फैज़ाबाद में पैदा हुई, अवध में, यूपी में, तो इसलिए आपको अख्तरी बाई फैज़ाबादी बोलते हैं। आपके वालिद का नाम असगर हुसैन, और जो कि अपनी दूसरी वाइफ से जो थी, जिनका नाम मुश्तरी बाई था, उनसे आपकी पैदाइश हुई। और शुरुआती तालीम जो है आपने बहुत छोटी एज में कर ली थी। आपका जन्म जो है वो ही मैं बताना चाहूँगा 7 अक्टूबर 1914 को हुआ, और इंतकाल जो है 1974 को, तकरीबन 60 साल की थी, अहमदाबाद गुजरात में एक परफॉर्मेंस के दौरान उसके बाद तबीयत खराब हुई और एक हार्ट अटैक से आपका इंतकाल हो गया। आपके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआती म्यूज़िक की तालीम जो है इमदाद खान साहब, जो कि एक बहुत बड़े सारंगी प्लेयर थे पटना में, उनसे हुई, और बाद में अता मोहम्मद खान साहब जो कि पटियाला के थे, आपसे उन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त करी। और बाद में अपनी मदर के साथ आप कोलकाता चली गई, और वहाँ पर जो महफिलें उन दिनों में होती थीं, 20s के मिड में, 30s में और इवन 40s में, वहाँ पर एक आप सितारा बनी हुई थी तमाम महफिलों का। के सहगल साहब भी उस ज़माने में गाते थे, तो तमाम एक ग्रुप बना हुआ था। तो बेगम अख्तर का नाम उन दिनों गज़ल गायकी, ठुमरी, दादरा, सभी क्लासिकल, चैती वगैरह था, तो सब में काफ़ी मशहूर हो गया था। आप अपने गुड लुक्स और सेंसिटिव वॉइस, संवेदनशीलता जिसके अंदर हो, उस पे ज़्यादा जानी गई। और आपकी जो शादी है 1945 में लखनऊ के एक बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब से हुई, और जो कि बहुत ज़्यादा मामला सही नहीं रहा, क्योंकि परिवार की तरफ से मुखालफत भी रही कि ये म्यूज़िक लाइन में ना जाएं, लेकिन ये इंसिस्ट करती थी कि कला के क्षेत्र में और ख़ासकर गायकी में ये बढ़ती चली जाए। बल्कि बाद में तो कला के क्षेत्र में इनको 1968 में बेगम अख्तर जी को पद्मश्री मिला, संगीत नाटक अवार्ड जो है संगीत नाटक अकेडमी का 1972 में मिला, और पॉस्ट्यूमसली यानी कि मौत के बाद, मरणोपरांत 1975 में पद्म भूषण से भी भारत सरकार ने आपको नवाजा। आप एक्ट्रेस बनना चाहती थी, और शुरू में एक फिल्म भी आई थी जो बहुत ज़्यादा चली नहीं, और एक दिन का बादशाह, तो उस पर भी आपने काम करा। दोस्तों, आज की इस
जश्न बेगम अख्तर के नाम से जो एपिसोड हो रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी दुनिया में लोग इसको देख रहे होंगे। और इस एपिसोड में एक ऐसे सिंगर का इंतखाब हमको करना था। हम काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहे थे कौन हो, तो हमारी आंखें सिर्फ एक ही ऐसे वर्सेटाइल सिंगर की तरफ गई जो कि बॉम्बे में हैं। और उनका इंतखाब हमने जब करा तो हमें पता चला कि हकीकत उनकी हस्की वॉइस, उसके अंदर रोमांस छुपा हुआ है, प्यार मोहब्बत छुपा हुआ और दर्द छुपा हुआ है। उसको लेके हमने इंतखाब करा हेमा उपासनी जी का। Born and brought up in a musical environment, Ganahira Hema Neralkar Upasni has made a mark for herself in the world of music. Being the daughter of the music legend Pandit Nath Neralkar, Hema Upasni has time and again proved that music is an expression to our soul through her beautiful voice. Her sonorous voice has the power to touch the chords of your heart. She has groomed her powerful voice with indefatigable riyaz. Music is truly in her genes. Although her first love was and always will be Hindustani classical music, over the years, Hema Upasni has carved out a niche for herself by singing bhajans and ghazals. Her art, devotion, and voice has a rare throb of emotions. Born and brought up in Aurangabad helped her grasp the delicate and beautiful Urdu language. Her husky and well-trained voice complements the ghazals and creates a delightful mood for her mehfils. Her achievements are uncomparable. Let's take a look. Hema was awarded the coveted Ganahira Award from Ascendity University, Mumbai, from the Governor of Maharashtra. She was awarded late Pandit Vasantrao Deshpande Scholarship from Shri Ram Pujari Pratishthan 1992-1994. Hema was invited by Maharashtra Tourism Development Corporation to give a performance in the Ellora Festival for Hindustani classical and especially for Urdu ghazals. Prestigious Sangeet Ratna Award in 2003. The award of Adarsh Guru was given by the State Bank of Hyderabad. Her memorable performances include the famous Savai Gandharva, Akhil Bharatiya Marathi Urdu Ghazal Sammelan, Ellora Festival, Raja Rani Festival by Orissa Tourism Development, Ujjain Kumbh Mela, Elephanta Festival, Virasat Festival by the Rajasthan Tourism. While giving such tremendous performances for 25 years, she kept the Gurukul system intact, and with this thought, she started her own music school, The Sopranos. The Sopranos is a music school and recording studio by Hema Upasni. The Sopranos is first of its kind studio which offers a wide range of curriculum to the aspiring students. Classical music is always tagged as serious, but with Sopranos, we will bring the fun element with a structured and extensive program. The Soprano studio is equipped with solid-state Logic Super Analog X-Dex console with latest Pro Tools HD Native. The recording room is well equipped and can accommodate 5 people and is well treated acoustically. The Mehfil Hall. The hall comprises of a stage which can accommodate up to 8 artists for a live performance. The Mehfil Hall can accommodate up to 100 people with Bharatiya Baitak. 50 musicians can perform in the recording studio. The Sopranos offers well-designed and latest light and sound equipments to give you the professional experience. With all these facilities, you can shoot your video in our studio to make an amazing impact. The digital world has made it possible for the students to stay at home and take lessons online. We have students from USA, UK, Australia, Istanbul, Dubai, Norway, Saudi Arabia. The Sopranos Music School provides a unique opportunity for students everywhere around the globe to learn Hindustani classical music.
So learn and live music with the Sopranos. Sopranos School of Music. हेमा उपासनी जी इस वक्त बॉम्बे से हमारे साथ शामिल हैं हमारी इस महफिल के अंदर। ओरिजिनली औरंगाबाद से हैं और मैं तकरीबन 26-27 पहले मैंने आपको देखा था एक इंटर यूनिवर्सिटी जोनल फिर नेशनल यूथ फेस्टिवल में आप गोल्ड मेडलिस्ट से नवाजी गई थी और मराठवाड़ा में औरंगाबाद में मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी वहाँ से आपका ताल्लुका और फिर बाद में जो है आपने SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी से MUs की शिक्षा प्राप्त करी और देश विदेश सब जगह आपने बहुत हाई लेवल पे परफॉर्मेंस देती रही हैं। तमाम देश के जितने बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं बल्कि एलोरा टूरिज्म फेस्टिवल जो कि महाराष्ट्र है उस पर आपको स्पेशली बुलाया गया कि उर्दू गज़ल के लिए जो है आपका इंतखाब हुआ और वहाँ पर आपने बहुत महफिल को सजाया। बाद में ऐसा एक लंबी आपकी जो इनिंग्स रही है गाने के बाद जिसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल तो गाती हैं लेकिन गज़ल, भजन, चैती, दादरा, टप्पा, इवन मैं समझता हूँ कि आपने जो गुरुद्वारों में हमारे जितने भी भजन हैं उस तरीके के कई जगह आपने शब्द वगैरह भी प्रस्तुत करे हैं, ये मैंने अपनी रिसर्च में देखा। और आजकल आपने एक बहुत ही खूबसूरत स्टूडियो भी स्थापित कर रखा है जिसका नाम है सोप्रानो स्टूडियो, जो बहुत मकबूल है और महाराष्ट्र में और पूरे विश्व से, यूनाइटेड स्टेट्स से, यूके से, नॉर्वे से, ऑस्ट्रेलिया से लोग यहाँ पर आके सीखते हैं। काफ़ी बड़ा आपका एक हॉल है जिसमें 100 लोग बैठ सकते हैं, बड़ा स्टूडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ हैं, वीडियो मेकिंग फैसिलिटीज़ हैं, सिखाने वालों की सब कुछ, तो बहुत बड़ा एक सोप्रानो स्टूडियो के नाम से, जहाँ पर गुरुकुल परंपरा के नाम से भी आप देती हैं तालीम। आपके फादर जो हैं पंडित नाथ नेरलकर, उनसे आपने शिक्षा प्राप्त करी म्यूजिक में और जो कि हमारे हिंदुस्तान में एक क्लासिकल जो म्यूजिक है उसके काफ़ी बड़े पंडित रहे हैं और बहुत उनके शिष्य हैं छात्र। मैं आपका खैर मकदम करता हूं हेमा उपासनी जी आज के इस विशेष सीरीज के अंदर जिसका नाम जश्न बेगम अख्तर जी है। आपको कैसा लग रहा है इस वक्त बोलते आने की इस सीरीज में आके और ये एपिसोड जो कि बेगम अख्तर जी के नाम से हमने आज एहतमाम करा है? सबसे पहले आपको बताइए कि आपका एनवायरनमेंट जो म्यूज़िक का जो घर में रहा है, किस तरीके से शिक्षा आपने प्राप्त करी और आपके रेनाउंड वालिद पंडित नाथ नेरलकर साहब ने शिक्षा प्राप्त करी और बाद में कई लोगों से आप मिली जुली और बाद में एक विशेष रुझान बेगम अख्तर जी की तरफ गया, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपना ओपनिंग कमेंट बताइए। ज़रूर सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस माध्यम से मैं विश्व के सभी दर्शकों के साथ जुड़ रही हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ और सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। और जैसे आपने अभी हमसे पूछा कि मेरा बचपन जो है, जैसे अभी आपने बताया सभी लोग दर्शकों को कि मेरे फादर जो है वो बहुत बड़े पंडित रहे। अब 2 ही महीने हो गए उनका इंतकाल हो गया है। तो मेरा जो बचपन था तो वो पूरे संगीत के परिवारों में ही हुआ है। मतलब बचपन में हमने हमेशा यही देखा है कि कुमार गंधर्व जी घर पे आ रहे हैं। अच्छा। तब के ज़माने में ऐसा नहीं था कि लोग इतने बड़े लोग थे, पर ऐसा नहीं था कि होटल में रहेंगे। मतलब अपनापन बहुत ज़्यादा था। तो हमने यही सब देखा है कि कुमार गंधर्व जी हमारे घर में कहीं भी उनका उस इलाके में प्रोग्राम है तो वो घर पे आएंगे। मतलब फादर को भी बहुत एक इच्छा थी कि मेरे यहाँ जो स्टूडेंट सीखते हैं तो उनको भी तो देखने को मिलेंगे कि कुमार गंधर्व जी रोज कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं संगीत के बारे में। तो जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी आए तो वो 8 दिन घर पे रहेंगे। मतलब दुनिया का ऐसा कोई भी आर्टिस्ट नहीं था कि जो हमने बचपन में उनको घर में ही देखा है। तो मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य रहा कि इतने बड़े आर्टिस्ट जिनको अभी मैं देखती हूँ कि देखने को भी हम लोग तरसते हैं, उन लोगों को हमने घर में बिल्कुल अपने अंकल, अपने चाचा जी ऐसे हमने उनको देखा, उनकी संगीत के बारे में उनकी सोच क्या है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो एक बचपन था वो मुझे मिला
तो इसके लिए मैं सच में भगवान की बहुत आभारी रहूँगी कि ऐसे घर में उन्होंने मुझे जन्म दिया कि संगीत की सारी शिक्षा मुझे वहीं पर मिली। तो ये ऐसा एटमॉस्फेयर मिला तो कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी आदमी ज़रूर गा सकता है। तो उसी तरह हम भी गाने के और चल दिए। बहुत अच्छी। और गाने का सिलसिला चालू हो गया। बहुत अच्छा। अच्छा हेमा जी, अब हम काम की बात करते हैं, क्योंकि आज की इस विशेष एपिसोड जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जश्न बेगम अख्तर है, इस पे बोलते आने के हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया, जब उनको पता है कि बेगम अख्तर जी के ऊपर हम जश्न मनाने वाले हैं, तो उन्होंने कुछ अपनी फरमाइशें भी भेजी। तो मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगी थोड़ा सा टुकड़ा कहीं कहीं आप सुनाने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। जो गज़लें या ठुमरी मैं आपके सामने बताऊंगा कि हमारे जो हमारे बोलते आने के दर्शकों ने भेजी है अपनी फरमाइश उसको, और बाद में जो है एक ये भी चाहूँगा कि आपके वालिद जो हैं एक बड़े प्रोमिनेंट म्यूजिशियन रहे हैं, क्लासिकल वोकलिस्ट रहे हैं, तो उनका भी एक कंपोजिशन जरूर सुनेंगे आप। इससे पहले कि पूरी एक बात का आगाज हो, एक बड़ी दिलचस्प बात मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ। बात है अर्ली 50s की, कि बेगम अख्तर जी बॉम्बे के अंदर या मुंबई जब कहते हैं तो उन्होंने एक बहुत बड़े जलसे में एक प्रोग्राम दिया, और शाम जब ढली तो एक उनको ट्रेन पकड़नी थी वीटी से, विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई से, और वो वापस आना चाह रही थी लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में रहती थी। अब जब वो गाड़ी में बैठ गई अपने साजिंदों के साथ, तो बड़े मजेदार बात हुई कि वहां से हाँफता हुआ बड़ी तेजी से लड़का दौड़ता हुआ आया, वो एक कागज पकड़ा दिया। गाड़ी चल दी, बटुए के अंदर उन्होंने वो कागज रख लिया, और सुबह हुई, तकरीबन 7:45 बज रहे थे, और गाड़ी रुकी एक स्टेशन जिसका नाम है भोपाल। भोपाल में मेरी शादी भी हुई थी। तो भोपाल पे जैसे रुकी तो उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया, चाय की चुस्की करीबन 8 बजे पी रही थी, और बटुए में उनका हाथ गया, बटुए के अंदर उन्होंने कागज निकाला, भाई वो क्या देकर गया रहा था। तो उस पर गज़ल लिखी हुई थी, और अब आपको बड़ा सेंसेशनल बात बता रहा हूँ, उस पर लिखा था, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना है। और जब उन्होंने पढ़ा तो हारमोनियम निकाला, तो कभी भैरवी के सुर सेट करूं या क्या करूं, तो हारमोनियम निकाला और अपने तबले वाले से कहा कि भाई थोड़ा सा इसकी सेटिंग की जाए। और उन्होंने जब गज़ल को गाया तो ये कोई मकबूल गज़ल बन गई कि ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। और ये बोल लिखे थे तो अब बाद में फेमस हुए इस गज़ल से शकील बदायूनी साहब। शकील बदायूनी अगर वो कागज़ का टुकड़ा नहीं देते तो शायद वो उस स्केल पे नहीं जाने जाते जो इस गज़ल से, और इसी गज़ल से पहचान जो बनी बेगम अख्तर जी की बनी, क्योंकि इस गज़ल का दूसरा नाम बेगम अख्तर या बेगम अख्तर का दूसरा नाम दे आर सिनोनिम। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि और इसका प्लेटिनम डिस्क उन दिनों में जो बना ये बहुत बड़ी बात होती थी इस गज़ल का। तो क्योंकि बेगम अख्तर जी जो गाती थी उनकी आवाज़ के अंदर एक सेंस ऑफ पेथोस, एक आंखें गीला हो जाती हैं जब सुन के। एक आवाज़ को माधुर्य तो था ही आवाज़ में, लेकिन एक रुद्न, एक रोना उनके पाया जाता था, लोगों की आंखें गीली हो जाती थी। और ये एक इलाज होता है जो कि जिसे वीपिंग थेरापी भी बोल सकते हैं, रोकर अगर दिल को चैन मिले। अहमद फराज साहब का एक शेर याद आ रहा है मुझे ऐसी कि आज दिल खोल के रोए हैं तो खुशियों है फराज, चंद लम्हों की ये राहत ही बड़ी हो जैसे। तो पेश कीजिएगा ये। हाँ, क्या बात है सर। तो जैसे अभी सर ने कहा कि बेगम अख्तर जी के बारे में अगर कोई इनको शो करना था तो उन्होंने मुझे याद किया।
तो ये तो मैं अपने आप से मतलब हमेशा के लिए ये लिखूंगी मेरे बायोडाटा में कि इतनी बड़ा ये मौका मुझे आपने दिया है सर कि और बचपन से उर्दू का मेरे फादर को भी बहुत शौक़ था, तो उन्होंने मुझे बचपन से हमको उर्दू सिखाया और तब से वो कहते थे कि आपकी आवाज़ थोड़ी सी हस्की है तो उनसे मिलती है। जब आपने भी कहा तो बिल्कुल और भी मज़ा आ रहा है, तो चलिए आज सुनाने का मौका मिल रहा है तो बहुत बहुत आपको शुक्रिया इस नोवेल को इस तरीके से पढ़ाने के लिए, किसी दर्द था आपको। मेरे नाज़रीन मैं बताना चाहूँगा, बेगम अख्तर जी का ज़माना जो 30-40 का था, बल्कि उससे पहले कह सकता हूँ, वो एक महफिलों का दौर था। और वो महफिलें जो थी वो ऐसे होती थी कि माइक्रोफोन वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो अगर यहाँ बैठ के गा रही तो 50 लोग आराम से सुनते थे। और बोल प्रधान उस वक्त ये गायकी होती थी, यानी जो लिरिक्स है उनका बोल, उनका वजन होता था, साउंड का इतना नहीं होता था। तो जो गा रहा है वो चुभन दिल में उतरती थी और लोग इसलिए बहुत रोते भी थे और मज़ा भी लेते थे और उनको एक रिस्क या एक जो उनका खाना है वो पूरा वो मिल जाता था इस रूहानी वजह से, म्यूजिकल वजह से। एक और फरमाइश आई है हेमा जी, अगर आप पूरी कर पाएँ प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्योंकि आप मंझी हुई कलाकार हैं तो शायद आप उस पर तवज्जो फरमाएँ। ये मैं समझता हूँ कि ये भैरवी पे शायद एक दादरा है
तो हमारे बोलते आईने के एक दर्शक हैं, उन्होंने कहा है कि ये दादरा हमरी अटरिया पे आओ सांवरिया, देखा देखी अब बलम हो जाए। ये अवधि में है और अवधि के उधर रहने वाली थी बेगम जी। तो इस दादरे को प्लीज थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। अब देखा जाए तो दोनों के भी राग सेम है। हाँ, भैरवी का मामला है ना। हाँ, पर कोई बात नहीं, अंदाज तो एक, और ये इतनी बहुत ही पॉपुलर ठुमरी है जी। तो देखिए मैं गाने की कोशिश करती हूँ। ठीक ठीक, जी 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 जी। हमरी अटरिया पे आओ सांवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। हमरी अटरिया पे आ जाओ सांवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। सर मुझे गाते गाते एक अचानक से एक बात याद आई, तो मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैं अच्छा रहेगा 1 मिनट गाना बोलना चाहूँगी कि जैसे मैं ये गा रही हूँ तो देखिए ये इतने लोगों ने इसको गा के अपने फीलिंग्स इस ठुमरे में डाल दिए हैं। तो होता है ना कि आशीर्वाद बहुत सालों से इसके ऊपर चला आ रहा है, इस बंदिश के ऊपर, राइट। तो हम तो बहुत छोटे हैं, तो देखिए जब मैं गा रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी, हमें भी ऐसा लग रहा है। ये जी, तो ये बात है ना, तो ये हमारा नहीं है, बस हमको इस परंपरा को बस आगे चलाना है। मतलब इनको जो भी देखे तो वो भी इसी अंदाज से उसको गाने की कोशिश करें। तो बस हम वो फुटप्रिंट पे चलने की कोशिश कर रहे हैं बस। ये रूदारी है। हमारी अटरिया पे आओ सांवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। हमारी अटरिया पे प्रेम की भिक्षा, प्रेम की भिक्षा खूबसूरत, वाह वाह वाह, रोंगटे खड़े हो गए। हेमा जी, एक बोलते आने के हमारे नाजरीन हैं, उन्होंने खास फरमाइश भेजी है। राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, आज से दिल लगा के देख लिया। फैज़ अहमद फैज़ साहब, जिन्होंने बहुत मकबूल शायरी की है, बल्कि एक तो बड़ी खूबसूरत उनकी गज़ल रही है कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार करें। तो प्लीज़ इसको अता फरमाएं, ये वाली गज़ल जो है राज़े उल्फत छुपा के देख लिया, फैज़ साहब, प्लीज़। जी, ये बहुत ही बढ़िया गज़ल है, और इसका जो संगीत है वो मेरे फादर पंडित नाथ नेरलकर जी का है। और ये बहुत ही जानी मानी
शायरी है, सभी लोगों ने उसको अपनी अपनी तरीके से बहुत अच्छे से सजाया है। तो इसके एक शेर मैं आपको सुना देती हूँ। बेहद खूबसूरत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम। अच्छा ये बताइए हेमा जी कि ये जो
बेगम अख्तर जी के ऊपर ये स्पेशल एपिसोड को हम इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं जश्न बेगम अख्तर के नाम पे। तो चलते चलते मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ आप बेगम अख्तर जी के बारे में कुछ बोलना चाहें उनकी याद में, और क्यों मुतासिर हुई, और क्यों, मैंने तो आपको बहुत ज़मानों से सुना कि बेगम अख्तर जी को इतना बाखूबी निभाती हैं, गाती हैं, तो एक तो क्यों उनकी तरफ रुझान पड़ा, और आखिर में चलते चलते कोई लाइन आपको, क्योंकि अभी तक जितनी चीज़ें हमने बोली स्पॉन्टेनियस बोली हैं, और स्पॉन्टेनियस बड़ा मुश्किल होता है किसी भी बड़े से बड़े कलाकार को बुलाना जाए, लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से निभाया है। तो एक तो बेगम अख्तर जी के बारे में कि क्यों रुझान हुआ, और दूसरा जाते जाते कोई 2 लाइनें उनकी याद में आपका। जी, बेगम अख्तर जी के बारे में मैं इसलिए उनकी गाने की तरफ मुड़ी कि वो ना सीधे दिल को छूती है। कोई भी उनके गाने में टेक्निक मैंने नहीं देखा है कि फलाना राग है, ये है, वो है, कोई भी उसमें ऐसा नहीं होता है। मतलब जितने भी सुनने वाले हैं, मैंने तो उनको कभी देखा भी नहीं था, पर गाने की वजह से एक उनके साथ ऐसा कनेक्शन बना है कि ऐसे लगा कि उनका गाना जो है वो पूरे दिल में जाता है। जब भी मैं इतने सालों से कोई भी गज़ल सुनाती हूँ तो मेरे दिल में ना हमेशा मैं उनको याद करके ही गाती हूँ कि, और यही चाहती हूँ कि बस उनके जैसा दिल तक उतरना, क्योंकि सारी कलाओं का यही एक आत्मा होता है। सारी टेक्निक, सारे शास्त्र इसी के लिए बने हैं कि हम सुनने वाले के दिल को हम छुए, है ना। और चाहे तो उनके चेहरे पर मुस्कान लाए या आंखों में आंसू आ जाए, जो भी चीज़ है, पर दिल में ही उतरना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने बहुत पहले से सीखने की कोशिश मैं करती हूँ, और बस इसी कोशिश में लगातार रहूँगी कि उनके जैसा, मतलब पैरों की धूल जिसके बोलते हैं ना, बस उनके उतना भी हमको आ जाए तो बस ज़िंदगी हमारी आसान हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। तो यही कोशिश मेरी हमेशा रहती है। और उनका जो एक शेर कहने का जो अंदाज़ है ना, तो ऐसे लगता है कि वो तो बात कर रही है। मतलब जितनी हम गाने बात करने में आसानी से बात कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से वो अदायगी जो थी उनकी शेर में वो रहती थी। तो बस उसी की कोशिश में लगे हुए हैं सर। तो देखिए, अब सारे लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो वो चीज़ बिल्कुल सही कह, हमें भी मुमकिन हो जाएगी। जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जाते जाते कुछ अगर आप 2 लाइनें गुनगुनाना चाहें, कोई भी जो आपको बहुत अच्छी गज़ल या ठुमरी या दादरा या जो कुछ भी लगता हो बेगम अख्तर जी की याद में। जी, उनकी एक बहुत ही अच्छी गज़ल है जो मेरे हम नफस मेरे हम नवाज। वाह वाह वाह। हाँ, तो ये इसके में 2 लाइनें आपके लिए, सभी दर्शकों के लिए गाना चाहती हूँ। तो देखिए, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा बेहद खूबसूरत। दोस्तों, तो ये बॉम्बे से जुड़ी हुई थी अभी तक हमारे साथ हेमा उपासनी जी, जो कि बहुत मशहूर हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट भी हैं, और साथ में भजन, ठुमरी, दादरा, शबद, गज़लें तमाम बहुत बाखूबी गाती हैं।
हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं बोलते आईने के तमाम नाज़रीन की तरफ से हेमा जी आपको, कि इतना खूबसूरत आपने ये तमाम कलाम पेश किया जश्न बेगम अख्तर जी के नाम से, और हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इस शेर के साथ हम सिर्फ छोड़ना चाहेंगे कि अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, और जिस तरह क्या बात है, फूल किताबों में मिले। थैंक यू वेरी वेरी मच हेमा जी। थैंक यू सर। बोलते आईने, बोलते आईने।